Welcome to the lecture number 16 of Software Design and Architecture. In the previous lecture, we have seen the application servers. Application server is a component-based technology which provides multiple services such as persistence, security, transactions, and distributed communication among these components. Mostly, application servers adopt the classic N-tier architecture. This N-tier architecture is composed of four tiers. First tier is client tier, second tier is web tier, third tier is business component tier, and fourth or last tier is enterprise information system tier. These four tiers are dependent on each other to fulfill the request of client. We had also discussed that the most important tier among these is business component tier. To realize the business logic into the application, and for this purpose different technologies are used such as Enterprise Java Beans or .NET. As Enterprise Java Beans is the most widely used technology, this is the reason we studied Enterprise Java Beans in the previous lecture, and in Enterprise Java Bean we discussed its architecture, how a client communicate with the container, and in container different services are provided with the help of components. These components are further divided into two categories, for example session beans and message driven beans according to the fifth version of Java Enterprise Edition. I hope the last lecture is clear to all of you. In today's lecture, I will talk about service-oriented architectures and one of its example, that is web services. So the first question is, what is the service-oriented architecture, or in simple SOA? अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो वहाँ हम ऑब्जेक्ट्स की टर्म में अपने तमाम कॉन्सेप्ट्स को कंसीडर कर रहे थे. जब हम सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास मेन एंटिटी है वो सर्विस है. द शिफ्ट to service oriented systems is being driven by the need to integrate both applications and business system. अब सवाल ये है कि सर्विस ओरिएंटेड सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, क्यों हम क्लाइंट सर्वर या फिर शेयर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल्स को हमने वहाँ से मूव किया सर्विस ओरिएंटेड सिस्टम्स की तरफ या आर्किटेक्चर की तरफ. तो इसका जवाब ये है, हमें इंटीग्रेट करना था एप्लीकेशंस को और बिजनेस सिस्टम्स को. बिजनेस सिस्टम क्या है? बिजनेस सिस्टम आपकी एक बिजनेस लॉजिक को फैसिलिटेट करते हैं, जिसमें ये कंसीडर किया जाता है कि सेंडर रिसीवर की तरफ कोई एक डॉक्यूमेंट भेजेगा. तो ये एक बिजनेस सिस्टम का छोटा सा एग्जाम्पल है. और एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन इस बात को इंश्योर करेगी कि ये डॉक्यूमेंट जो सेंडर से रिसीवर की तरफ भेजा जाएगा, इसमें क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, क्या टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका क्या होगा, जितने भी ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स हैं वो सब आईटी एप्लीकेशन हैंडल करेगी. तो जब हम इन दोनों को इंटीग्रेट करने की बात करते हैं, बिजनेस सिस्टम्स को और एप्लीकेशंस को, तो हमारे पास यहाँ पर रिडंडेंसी का कॉन्सेप्ट हमें नज़र आता है. इस रिडंडेंसी को एलिमिनेट करने के लिए हमने सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दी. हमने सर्विस ओरिएंटेड सिस्टम्स के अंदर जो मेन एंटिटी रखी, डैट इज़ सर्विस. अब सर्विस क्या है? लेट्स से बैंक की स्टेटमेंट कस्टमर को चाहिए, तो बैंक स्टेटमेंट को एक्सेस करना एक सर्विस है. मैं एक क्लाइंट हूँ,
मुझे अगर बैलेंस इंक्वायरी करनी है एक ऑनलाइन सिस्टम पे, ऑनलाइन बैंक सिस्टम पे, तो इस ऑनलाइन बैंक सिस्टम पे मैं जब भी क्यूरी जनरेट करूँगी बैलेंस इंक्वायरी के लिए, तो मुझे एटीएम सिस्टम जितनी भी अमाउंट होगी मेरे अकाउंट में उसको एज़ अ रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा, और ये उसके एंड पे एक सर्विस है जो एटीएम सर्विस मुझे प्रोवाइड की जा रही है। तो एटीएम के अंदर अगर आप कंसीडर करें तो इसके अलावा मल्टीपल सर्विसेज मौजूद हैं। जिस तरह मैं बात कर रही हूँ, बैलेंस इंक्वायरी एक सर्विस है, बैलेंस विड्रॉ एक दूसरी सर्विस है, फंड्स ट्रांसफ़र एक तीसरी सर्विस है जो कि एटीएम मुझे प्रोवाइड कर रहा है। अब सर्विस ओरिएंटेड सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है ये पॉसिबल किस तरह हुआ, किस वजह से हम इसको ईज़िली इम्प्लीमेंट कर सके। तो इंटरनेट का सबसे बड़ा रोल है इसमें। इंटरनेट आप सब जानते हो कि एक वाइडली कनेक्टेड नेटवर्क है जिसके थ्रू एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। वो अपने मैसेजेस को या अपनी सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकता है। इसके अलावा एक और पॉइंट जो यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हो वो ये कि अगर हम बिज़नेस की टर्म्स में ही बात करें, तो बिज़नेस के जो यूज़र्स हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉनिकली अपने डॉक्यूमेंट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर्स, टुवर्ड्स देयर कस्टमर्स, टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉयज़। और इंटरनेट को यूज़ करते हुए जब वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो ये क्विकली भी होगा, इसकी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा होगी और कॉस्ट कम होगी। तो इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को पॉसिबल बनाने के लिए। द नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट web services are really just another application integration technology। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर की जो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है दैट इज़ वेब सर्विसेज। इंटरनेट को यूज़ करते हुए और वेब को यूज़ करते हुए जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारी वेब सर्विसेज हैं। और ये किस तरह से बिल्ड की जाती हैं, ये सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को यूज़ करते हुए बिल्ड की जाती हैं, क्योंकि यहाँ हम टर्म सर्विस यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो पॉइंट यहाँ पर लिखा है वो आपको ये बता रहा है कि ये दूसरी एप्लीकेशन इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजीज़ की तरह ही है। अब दूसरी एप्लीकेशन इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी से मेरी क्या मुराद है? लेट्स से एक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है, वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाती है। उसमें एक क्लाइंट है जो कि सर्वर को आइडेंटिफाई कर रहा है, सर्वर के पास क्या रिक्वेस्ट हैं वो उसको एनालाइज करेगा, उसके बाद उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर उसको रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। वेब सर्विसेज में भी तो यही काम हो रहा है। वेब सर्विसेज में भी क्लाइंट या जो यूज़र है वो एक सर्वर को एक्सेस करेगा और सर्वर उसको रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा। तो वेब सर्विसेज रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के हवाले से दूसरी एप्लीकेशन इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजीज़ की तरह ही हैं। लेकिन फिर डिफरेंस क्या हुआ? वेब सर्विसेज और जो आपके क्लासिकल या टिपिकल आर्किटेक्चर्स मौजूद हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के अंदर ये इंश्योर किया जाता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स हैं वो ओवर द पब्लिक इंटरनेट डाटा को एक्सेस कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी। और ये जब ये काम किया जाता है तो इसके साथ ये भी बात गारंटी होती है कि आप स्टैंडर्ड्स को यूज़ करेंगे, आप आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स जो मौजूद हैं उनको टारगेट करेंगे। क्यों? क्योंकि अब डाटा पब्लिकली एक्सेस हो रहा है। अगर तो डाटा प्राइवेटली एक्सेस हो रहा होता तो मुमकिन होता कि हम स्टैंडर्ड्स को यूज़ नहीं करते, लेकिन चूँकि हम लार्ज एप्लीकेशंस बना रहे हैं, पब्लिकली डाटा को एक्सेस करवा रहे हैं, तो हम स्टैंडर्ड्स को और आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स को अगर यूज़ करें तो ये एक बेहतरीन अप्रोच होगी। और एक और पॉइंट कि इंटरऑपरेबिलिटी को भी एम्फसाइज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि
ओवर द वेब आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए बनाई जाती हैं। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि वेब सर्विसेज के थ्रू अगर दो एप्लीकेशंस कम्युनिकेट कर रही हैं तो वो दोनों जावा में बिल्ड हों, या 100 एप्लीकेशंस हैं तो वो 100 एप्लीकेशंस सी प्लस प्लस पे या सी शार्प पे बिल्ड की गई हैं या डेवलप की गई हैं। आपकी डिफरेंट एप्लीकेशंस डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डेवलप की जाती हैं, तो इनके दरमियान हमें डाटा एक्सचेंज को या इंटरऑपरेबिलिटी को भी इंश्योर करना है। तो ये सब फीचर्स आपके सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के अंदर एग्जिस्ट करने चाहिए। Here comes an example of SOA. आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि आपको दो तरह के क्लाइंट्स नज़र आ रहे हैं, स्मार्ट क्लाइंट एंड ब्राउज़र बेस्ड क्लाइंट्स। ब्राउज़र बेस्ड क्लाइंट्स सिंपली ब्राउज़र को यूज़ करते हुए ऑनलाइन रिटेल एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं और सबसे पहले ये वेब सर्वर के पास जाते हैं। दूसरी तरफ स्मार्ट क्लाइंट्स हैं जो कि डायरेक्टली ऑनलाइन रिटेल एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ये दोनों क्लाइंट्स जब ऑनलाइन रिटेल एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे तो इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हो कि इस एप्लीकेशन के साथ यूज़र की ऑथेंटिकेशन भी लिंक्ड है, डिफरेंट सप्लायर्स एसोसिएटेड हैं, सप्लायर 1, सप्लायर 2, मर्चेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, मर्चेंट 2 है, और बैंक, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसर एंड शिपर। ये तमाम डिफरेंट कंपोनेंट्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक बात यहाँ पर और गौर करने की है कि अगर हम सप्लायर 1 और सप्लायर 2 को एनालाइज करें तो सप्लायर 1 .NET को यूज़ कर रहा है, विच इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड एप्लीकेशन सर्वर फैसिलिटी, और सप्लायर 2 एंटरप्राइज जावा बीन्स को यूज़ कर रहा है, दैट इज़ जावा बेस्ड एप्लीकेशन सर्वर फैसिलिटी। तो ये दोनों डिफरेंट तरह से एप्लीकेशन सर्वर को बिल्ड कर रहे हैं। और जब हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम की भी वेरिएशंस देख रहे हैं यहाँ पर। मर्चेंट 2 लिनक्स को यूज़ कर रहा है और शिपर 2 सोलारिस को यूज़ कर रहा है। अब अगर हमारे पास हेट्रोजीनियस प्लेटफॉर्म्स हैं, हेट्रोजीनियस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहे हैं या लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं, इसके बावजूद ये तमाम पब्लिकली इंटरनेट को यूज़ करते हुए आपके जो भी क्लाइंट हैं उनके इस एप्लीकेशन से इंटीग्रेशन या इस एप्लीकेशन से जो इंटरेक्शन है वो पॉसिबल बनाया जाता है। आपका क्लाइंट कोई भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है इस ऑनलाइन रिटेल एप्लीकेशन पर, चाहे वो बुक्स का ऑर्डर है या कोई म्यूज़िक का ऑर्डर है। उसके बाद जैसे ही उसका ऑर्डर प्लेस होगा, बैंक के थ्रू और क्रेडिट कार्ड प्रोसेसर के थ्रू, यूज़र ऑथेंटिकेशन के थ्रू ये इंश्योर किया जाता है कि उसकी पेमेंट उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो भी जनरेट हुई है वो उससे एक्सेस कर ली जाए। तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर यूज़ हो रही हैं ओवर द इंटरनेट, इसके बावजूद सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर की हेल्प से आपके क्लाइंट सीमलेसली इस एप्लीकेशन से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। So here is an architecture of service oriented. आपको ये ट्रायंगल आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है। सर्विस कंज्यूमर्स या फिर सर्विस रिक्वेस्टर्स, ये कौन होंगे? ये क्लाइंट हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स जो कि सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें गूगल एक एग्जांपल हो सकती है, अमेज़ॉन सर्विस प्रोवाइडर है, अलीबाबा सर्विस प्रोवाइडर है। तो वो तमाम एप्लीकेशंस जो सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही हैं वो इस कैटेगरी के अंडर आ जाएंगी। और तीसरा कंपोनेंट जो आप इस आर्किटेक्चर की ट्रायंगल में देख रहे हैं, दैट इज सर्विस रजिस्ट्री। सर्विस रजिस्ट्री एक्ट्स लाइक अ डाटाबेस। क्यों मैं कह रही हूँ इसको डाटाबेस? क्योंकि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं वो अपनी सर्विसेज को सर्विस रजिस्ट्री पर पब्लिश करेंगे।
देन जो सर्विस कंज्यूमर है या जो सर्विस रिक्वेस्टर है वो सर्विस रजिस्ट्री को डिस्कवर करेगा। उसे कोई भी सर्विस चाहिए तो सर्विस रजिस्ट्री से डिस्कवर करेगा और करने के बाद उसको ये सर्विस जो कि सर्विस रजिस्ट्री में मौजूद है सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। तो ये एक सिंपल सा आर्किटेक्चर है सर्विस ओरिएंटेड के लिए। 3 मेन कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर। सो आई होप कि आप लोगों को अभी तक सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि सर्विसेज क्या हैं, ये आर्किटेक्चर किस तरह से बिल्ड किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को यूज़ करने के लिए कौन से 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि सामने रखे जाते हैं। The first principle is boundaries are explicit. Second principle says services are autonomous. Third principle mentioned that it shares schemas and contracts, not implementation. And the fourth component provide us the compatibility based on policy. इन चारों प्रिंसिपल्स को हम वन बाय वन नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल है बाउंड्रीज आर एक्सप्लिसिट, यानी आपकी जो बाउंड्रीज हैं वो विजिबल हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब ये है कि वो क्लियरली विजिबल हैं। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि आपकी जो सर्विसेज हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। एक सर्विस दूसरी सर्विस पे डिपेंड नहीं कर रही। जिस तरह मैंने एटीएम वाली एग्जांपल को डिस्कस किया था, एटीएम वाली एग्जांपल में मैंने ये कहा था कि फंड्स ट्रांसफ़र एक सर्विस है, बैंक स्टेटमेंट एक सर्विस है और आपकी विड्रॉ मनी एक तीसरी सर्विस है। तो ये तीनों सर्विसेज एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही, ये इंडिपेंडेंट हैं। जब ये इंडिपेंडेंट होंगी तो इनकी एक बाउंड्री होगी। कस्टमर को इस बाउंड्री को क्रॉस करना होगा दूसरी सर्विस को एक्सेस करने के लिए। फाइन, इस एग्जाम्पल को आप इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हैं कि अगर कस्टमर ने फंड्स ट्रांसफ़र किया है, एक इंडिपेंडेंट सर्विस उसने परफॉर्म की है, उसकी बाउंड्री एक्सप्लिसिट थी। इसके बाद कस्टमर एटीएम को यूज़ करते हुए चाह रहा है कि वो अपना कैश विड्रॉ करे। तो कैश विड्रॉ करने के लिए इस बाउंड्री को क्रॉस करना होगा और एक दूसरी बाउंड्री पे उसे जाना होगा, उसकी इंडिपेंडेंट सर्विस को एक्सेस करना होगा। तो आपका जो एक्सप्लिसिट बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट है वो आपकी सर्विसेज की इंडिपेंडेंस को शो कर रहा है। Then the next point says that developers and service providers can be geographically separated. इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि जो लोग एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं या जो सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं ये दोनों एक ही जगह पर हों। ये दोनों दो मुख्तलिफ प्लेसेस पर हो सकते हैं और इन दोनों प्लेसेस को हम लोग जब कंसीडर करेंगे जियोग्राफिकली, अगर ये डिफरेंट हैं तो फिर डेवलपमेंट टाइम ज़्यादा लगेगा या जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आएगी। इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि जो सर्विसेज हैं उनको सिंपल रखा जाए, उनको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया जाए और जो सर्विसेज हैं वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही हों। एक और पॉइंट यहाँ पर कंसीडर किया जाता है कि इन सर्विसेज की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें उसको हिडन रखा जाए क्लाइंट से, यानी एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड की जाए। एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करने से क्या फ़ायदा होगा कि कस्टमर को नहीं पता कि बैक एंड पर क्या प्रोसेसिंग हो रही है। जैसे कस्टमर को जब लॉगिन करता है वो एटीएम पर तो उसकी वेरिफिकेशन होती है। अब कस्टमर से ये सारी डिटेल हिडन है, उसके लिए ये एब्स्ट्रैक्ट है कि ये वेरिफिकेशन किस तरह से एटीएम परफॉर्म कर रहा है,
क्या एल्गोरिदम यूज़ कर रहा है या क्या मेथोडोलॉजी है जो वो फॉलो कर रहा है। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो कि डेवलपर और सर्विस प्रोवाइडर कंसीडर करते हैं, बजाय इसके कि वो जियोग्राफिकली सेपरेटेड भी हैं। इसके बावजूद वो एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेंगे, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे, अपनी सर्विसेज को उनकी जो स्पेसिफिकेशन है उनको सिंपल रखेंगे। जब इन चीज़ों को कंसीडर किया जाएगा तब आपकी जो इंडिपेंडेंट सर्विसेज हैं और उनकी एक्सप्लिसिट बाउंड्रीज़ को इंश्योर करना आसान हो जाएगा। द सेकेंड प्रिंसिपल सेज सर्विसेज आर ऑटोनोमस। ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लास्ट पॉइंट पे हम डिस्कस कर रहे थे कि सर्विसेज इंडिपेंडेंट हैं, उनकी बाउंड्रीज एक्सप्लिसिट हैं। यहाँ पर भी हम वही बात कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और पॉइंट भी यहाँ पर ऐड हो गया, डेट इज़ ऑटोनोमस। यानी अब आपकी जो सर्विसेज हैं वो खुद को गवर्न कर रही हैं, उनको अपनी फंक्शनैलिटी को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। इसी पॉइंट को यहाँ पर कंटिन्यू किया गया है कि दीज सर्विसेज कैन चेंज देयर डेफिनेशंस, इम्प्लीमेंटेशंस और रिक्वायरमेंट्स एट एनी टाइम। जो सर्विस ओनर्स होंगे वो चूँकि ऑटोनोमस हैं, इसी वजह से वो सर्विसेज को जो भी उनकी इम्प्लीमेंटेशन है, डेफिनेशन है या जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको वो चेंज कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। वो किसी भी एप्लीकेशन पे डिपेंड नहीं कर रहे, रिलाई नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी कि ऑटोनोमस तो हमने सर्विसेज कर ली, लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ सकता है? प्रॉब्लम आ सकता है उनकी सिक्योरिटी का। हमें ऑटोनोमस एप्लीकेशन को सर्विसेज को डेवलप करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। क्यों? क्योंकि कोई भी मलिशियस कॉलर या यूज़र उस सर्विसेज की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करे या उसको लॉस नहीं करे या उसका एक्सेस नहीं कर ले। चूँकि वो खुद से गवर्न कर रही हैं, अपनी फंक्शनैलिटी को खुद डिसाइड कर रही हैं, तो हमें उनको सिक्योर भी बनाना है। अब सिक्योर बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। अगर तो हम क्लोज नेटवर्क्स की बात करें तो क्लोज नेटवर्क्स में सिक्योरिटी ट्रांसपोर्ट लेयर पर ही प्रोवाइड कर दी जाती है, लेकिन अगर हम ओपन नेटवर्क की बात करें तो वहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना एक चैलेंज हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन साइज या आप किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको सिक्योर बनाते हैं। What is the third principle? The third principle is services share schemas and contracts, not implementation. अब ये स्कीमा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसको मैं स्लाइड में डिस्कस करूँगी। सबसे पहली बात, इस प्रिंसिपल पे मूव करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर्विसेज एप्लीकेशंस में यूज़ हो रही हैं और इनका काम क्या है? इनका काम है मैसेजेस को सेंड और रिसीव करना। कोई भी मैसेज आएगा सर्विस की तरफ, सर्विस इस मैसेज को फुलफिल करेगी और एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। अब ये सेंडिंग और रिसीविंग किस तरह से पॉसिबल होगी? सेंडिंग और रिसीविंग इस तरह से पॉसिबल होगी कि सर्विस इंश्योर करती है उसके पास जो मैसेज आ रहा है वो प्रॉपर फॉर्मेट में है, यानी ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि सर्विस ने चेक करना है। स्ट्रक्चर ऑफ द मैसेज, स्ट्रक्चर ऑफ द मैसेज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट हेयर, जो कि सर्विस ने इंश्योर करना है कि ये ठीक है या नहीं। जब ये स्ट्रक्चर चेक हो गया, इसके बाद जो भी सर्विस है वो वैलिडेट करेगी कि कस्टमर ने जो भेजा है उसकी तरफ। द सेकेंड पॉइंट सेज that client and services share nothing other than the definition of these messages and certainly don't share method code or complex runtime environment.
तो इस मैसेज के थ्रू आपको ये पता चल रहा है कि जो सेंडिंग और रिसीविंग है वो किस तरह से पॉसिबल हो रही है। वो पॉसिबल हो रही है बाय द डेफिनेशन ऑफ दीज मैसेजेस। क्लाइंट और सर्वर क्या चीज़ इंश्योर करें कि वो मैसेज किस तरह से डिफ़ाइन हुआ है। जो मैसेज की डेफिनेशन है वो क्लाइंट साइड पे इंश्योर की जाती है, यानी क्लाइंट के पास जो मैसेज का स्ट्रक्चर है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर एक्ट कर रहा है कि उसने ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफ़िल करना है। इसी स्ट्रक्चर पर उसने सर्विस को या जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको एक्सेस करना है। और दूसरी तरफ जो सर्विस प्रोवाइडर है वो एक स्कीमा उसके पास मौजूद है जिसको यूज़ करते हुए जो रिक्वेस्ट उसके पास आ रही है, जो कॉन्ट्रैक्ट उसके पास आ रहा है, उसे वो वैलिडेट करेगा कि वाकई इसने यही फॉर्मेट यूज़ किया है या नहीं। अगर तो उसका फॉर्मेट सेम होगा, वैलिडेट हो जाती है उसकी रिक्वेस्ट उस स्कीमा के थ्रू, तभी उसे रिस्पॉन्स दिया जाएगा फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर। और चूँकि ये एप्लीकेशन के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, सर्विसेज सेंडिंग और रिसीविंग को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि किस तरह से पॉसिबल बनाना है। इस सेंडिंग और रिसीविंग के पीछे हम कॉन्ट्रैक्ट और स्कीमा को यूज़ कर रहे हैं। हम कोई इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स यूज़ नहीं कर रहे, हम मेथड कोड्स यूज़ नहीं कर रहे, हम कॉम्प्लेक्स रन टाइम इन्वायरमेंट्स यूज़ नहीं कर रहे। हम सिंपली स्कीमास और कॉन्ट्रैक्ट्स पे इन सर्विसेज को बिल्ड कर रहे हैं। The fourth principle is about the compatibility, which is based on the policy. So this slide says that clients have to be completely compatible with the services they want to use. एक बात याद रखिएगा, जब मैं क्लाइंट का वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं इस सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के अंदर सर्विस कंज्यूमर को रेफ़र कर रही हूँ, और जब मैं सर्विसेज की बात कर रही हूँ तो मैं सर्विस प्रोवाइडर को रेफ़र कर रही हूँ। सर्विस कंज्यूमर जब सर्विस प्रोवाइडर को इंटरैक्ट करेगा तो ये कंपैटिबल होना चाहिए। अब कंपैटिबिलिटी से मेरी क्या मुराद है? कंपैटिबिलिटी से मुराद ये है कि वो सर्विस वो जो रिक्वेस्ट आ रही है इसकी तरफ, वो सिर्फ स्ट्रक्चर पे चेक नहीं होगी, वो सिर्फ एक्सचेंज पैटर्न वो क्या फॉलो कर रहे हैं इस पे चेक नहीं की जाएगी, बल्कि रिक्वेस्ट को कंपैटिबल बनाने का मतलब ये है कि उसकी सिक्योरिटी देखी जाए, वो आपका मैसेज इनक्रिप्टेड है कि नहीं, ये इंश्योर किया जाए कि अगर मैसेज कहीं लॉस हो जाता है तो क्या वो ट्रैकेबल है, क्या हम उसे ट्रैक कर सकते हों। तो इन बातों से आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम सिक्योरिटी और ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं तो ये तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। सो यू आर राइट कि आपकी जो कंपैटिबिलिटी है दैट इज़ इक्वल टू नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अब हम इन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के अंदर किस तरह से एंटर करें या ऐड करें, तो इसका जवाब है पॉलिसी। Policies are collections of machine readable statements that let a service define its requirements for things like security and reliability. हम मशीन रीडेबल स्टेटमेंट्स बना देते हैं जो कि सर्विसेज की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगी। इसकी एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो अगर हम एटीएम के अंदर क्रेडिट कार्ड प्रोसेसर वाले एलिमेंट पे चले जाएं, तो क्रेडिट कार्ड प्रोसेसर के थ्रू जो भी पेमेंट हो रही होगी वो इसको इंश्योर करेगा। किस तरह से इंश्योर करेगा कि यूज़र या क्लाइंट अगर इसको एक्सेस कर रहा है तो वो ऑथराइज्ड होना चाहिए, वो ऑथराइज्ड टोकन को यूज़ करेगा। ऑथराइज्ड टोकन को यूज़ करते हुए वो कस्टमर की का जो यूज़र नेम पासवर्ड है उसको वो वैलिडेट करेगा, और वैलिडेट करने के बाद जब उसकी वैलिडेशन कंप्लीट हो जाए तभी वो आगे प्रोसेसिंग करेगा, वो उसकी पेमेंट को सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल कर सकता है।
लेकिन जो उसकी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, जो सिक्योरिटी के अंदर आपको याद हो हमने ऑथराइजेशन पढ़ा था क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में, तो जो सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, जो ऑथराइजेशन की रिक्वायरमेंट है क्रेडिट कार्ड प्रोसेसर में, वो हम एक पॉलिसी में मेंशन कर देते हैं। तो ये चारों वो बेसिक प्रिंसिपल्स थी जो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के अंदर मौजूद होनी चाहिए, जिसकी वजह से सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को डेवलप करना या इम्प्लीमेंट करना आसान है, या फिर अगर ये बेसिक प्रिंसिपल्स मौजूद नहीं होंगे तो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर डेवलप नहीं होगा। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर की कॉमन एग्जांपल है वेब सर्विसेज। आप सब वेब सर्विसेज को यूज़ करते हैं। वेब सर्विसेज हैं क्या? ये सेट ऑफ इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स हैं that were designed specifically to meet the requirements arising from service oriented architectures and system। वेब सर्विसेज का पर्पस ही ये था कि ये सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर और सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को मीट करें। और कैसे मीट करेंगे? यूजिंग स्टैंडर्ड्स। आप देखते हो कि वेब सर्विसेज के लिए हम XML को यूज़ कर सकते हैं, HTTP प्रोटोकॉल है उसको यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, या फिर जेसन एक लैंग्वेज है उसको यूज़ किया जाता है। तो वेब सर्विसेज स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हुए बिल्ड किए जाते हैं, एंड फॉर व्हाट? फॉर सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर एंड सिस्टम्स। वेब सर्विसेज के लिए जब हमारे पास बहुत से वेंडर्स इनको यूज़ कर रहे होते हैं तो वो इन स्टैंडर्ड्स को अग्री कर रहे होते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है वेब सर्विसेज का। वेब सर्विसेज किस तरह से काम करती हैं? तो 4 बेसिक फंक्शंस हैं जो डेवलपर यूज़ करते हैं। पहला फंक्शन है फाइंड सूटेबल सर्विसेज। जब हमें कोई सर्विस चाहिए सर्विस प्रोवाइडर से, तो हम सर्विस रजिस्ट्री का, आपको एग्जाम्पल याद होगा मैंने कहा था कि सर्विस कंज्यूमर सर्विस रजिस्ट्री की तरफ जाएगा, वहाँ वो इन सर्विसेज को डिस्कवर करेगा या फाइंड करेगा। जनरली तो मैंने बता दिया कि सर्विस कंज्यूमर सर्विस रजिस्ट्री से सर्विसेज को फाइंड करेगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये किस तरह से पॉसिबल होगा? हम इसे इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे? तो ये पॉसिबल है UDDI या किसी भी डायरेक्टरी को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट फंक्शन जो वेब सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी दैट इज़ फाइंड आउट अबाउट अ सर्विस। अब हमें रेलिवेंट सर्विस तो मिल गई कि ये सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जा सकती हैं। अब प्रिसाइजली उसी सर्विस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो हम किस तरह से एक्सेस कर सकेंगे? वो हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग WSDL। थर्ड प्रिंसिपल या थर्ड फंक्शन सॉरी जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, आस्क सर्विस टू डू समथिंग। हमने सर्च कर ली सर्विसेज, हमने फाइंड कर लिया कि एक सर्विस हमारी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल कर सकती है। अब जब ये आइडेंटिफाई कर लिया तो अब उस सर्विस को हमारे लिए प्रोवाइड होनी चाहिए, ठीक है? उस सर्विस को अब हमें एक्सेस करना है। तो ये किस तरह से पॉसिबल है? ये पॉसिबल है यूजिंग SOAP। और फोर्थ फंक्शन यहाँ पर आपको बता रहा है कि इन सर्विसेज की सिक्योरिटी भी हमें यूज़ करनी होगी, और ये सिक्योरिटी हम WS स्टैंडर्ड्स के थ्रू इंश्योर कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये UDDI क्या है, WSDL, SOAP और WS सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स क्या हैं जो सिक्योरिटी के लिए यूज़ हो रहे हैं। इन चारों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। अभी इस लेक्चर में मैं सिर्फ जनरली आप लोगों को आइडिया दे रही हूँ कि ये तमाम प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं, ये वो तमाम स्टैंडर्ड्स हैं, लैंग्वेजेस हैं जो कि इन फंक्शंस के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। ये चारों फंक्शंस अगर आप देख रहे हो तो अलग नहीं हैं,
आपके सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर से। ये चारों ऑपरेशंस, ये चारों फंक्शंस आपके सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को मीट कर रहे हैं। In this slide, you can see the overview of web services standards. Web services कौन से standards को use कर रही हैं? So the first point is they are XML standards. XML को यूज़ करते हुए वेब सर्विसेज को डेवलप किया जाता है और इसके थ्रू आपकी जो भी मैसेजिंग है उसको पॉसिबल बनाया जाता है। एक और फैक्टर आप यहाँ पर देख रहे हो कि सिक्योरिटी, रिलायबल मैसेजिंग और ट्रांजैक्शंस भी मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि आपके जो मैसेज फील्ड्स होंगे या मैसेज एट्रीब्यूट्स होंगे उनके थ्रू हम सिक्योरिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं, रिलायबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लस सिक्योरिटी एक इंडिपेंडेंट फीचर है, रिलायबिलिटी एक टोटली इंडिपेंडेंट फीचर है। ये फीचर्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। सो इन दिस स्लाइड यू कैन सी द वेब सर्विस जिसमें एक क्लाइंट क्रेडिट कार्ड को एक्सेस कर रहा है। क्लाइंट सर्विस कंज्यूमर है और क्रेडिट कार्ड सर्विस प्रोवाइडर है। आप देख रहे हो कि क्लाइंट डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड से लिंक नहीं है। क्लाइंट जब क्रेडिट कार्ड से लिंक कर रहा है तो बीच में राउटर भी मौजूद है और ऑडिट लॉग मौजूद है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों इंटरमीडियरी सर्विसेज हैं जो कि सर्विस कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर के दरमियान में एग्जिस्ट कर रही हैं। इंटरमीडियरीज हमेशा आपकी वेब सर्विसेज के दरमियान मौजूद हो सकती हैं। इनका काम क्या है? इनका काम ये हो सकता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, राउट करना, या फिर एक और पॉसिबल ऑप्शन ये हो सकता है कि आपके मैसेजेस की बिट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। तो इंटरमीडियरीज एक पॉसिबिलिटी है कि आपकी वेब सर्विसेज के दरमियान जब आपके मैसेजेस क्लाइंट से सर्विस प्रोवाइडर की तरफ जा रही हैं तो एग्जिस्ट कर सकती हैं। Concluding this, we have covered the service-oriented architecture in this lecture and one of its example, that is web services. I hope this lecture will be clear to all of you. If there is any ambiguity, we can discuss it in live question answer session. That's all for today. Thank you for listening, class.